साल 1965 की जंग में अभी तक आपने देखा कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा था, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने ही बुने हुए इस जाल में फंस चुका था। पाकिस्तान का ऑपरेशन डेजर्ट हॉक, ऑपरेशन जिब्राल्टर दोनों धराशायी हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान का ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम अभी जारी था। पाकिस्तान की कोशिश थी, या कहें नापाक कोशिश थी, अमृतसर पे कब्जा करने की। दुश्मन सेना पंजाब के खेमकरण तक आ चुकी थी। दोनों देशों की सेनाओं के जो टैंक थे एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को इस बात का इल्म भी नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि हमारा शीर्ष नेतृत्व, उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कितने बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी तय कर चुके थे कि पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का माकूल जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान की सेनाओं को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सेना को हिंदुस्तान की सेना ने कैसे जवाब दिया? पाकिस्तान की सेना जो कि उस वक्त अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी, भारतीय सेना ने उसे कैसे जवाब दिया और कैसे उसकी ईंट से ईंट बजा दी, आपको दिखाएंगे। भारत का पाकिस्तान को जवाब, या कहें भारत का पाकिस्तान को उत्तर, ऑपरेशन असल उत्तर। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। एक सितंबर 1965 पाकिस्तान ने छम पर हमला बोल दिया। छम पर कब्जा जमाकर पाकिस्तानी सेनाएं अखनूर तक बढ़ती आ रही थी। पाकिस्तान के इन हमलावर तेवरों को पस्त करने के लिए 1 सितंबर की शाम को ही भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेना पर जवाबी हमला किया। 5 सितंबर तक जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के हवाई हमले तेज हो गए थे। सेवर जेटों के हमले से कश्मीर दहल उठा और उनकी धमक अमृतसर तक पहुंच गई। अब दुश्मन सेना को करारा जवाब देना जरूरी हो गया था। उसने हमारा वैम्पायर गिरा दिया, तो हमने निर्णय किया कि हम लोग लड़ जाएंगे उनके साथ छम सेक्टर में। तो 3 तारीख को सवेरे लोग आए थे, पाकिस्तान वहाँ पेट्रोल करने लगा, हमारा रेडार फाड़ दिया और पठानकोट से हमने 8 जहाज़ भेजा, 4 आगे 4 पीछे। उसके बाद थोड़ा लड़ाई हुआ और लड़ाई के बाद हमारे भाई ने एक जहाज़ को उसको गिरा दिया। ये इतिहास बन गया था, क्योंकि सबसे पहले इंडिपेंडेंस से, जब से हमारा इंडिपेंडेंस मिला, सबसे पहले जहाज़ गिराने के लिए हमारा भाई ने नाट लेके सेवरिया की छम में। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रक्षा मंत्री YV चौहान और तीनों सेना प्रमुखों के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने की रणनीति का खुलासा किया। इस रणनीति के 3 हिस्से थे। प्लान नंबर 1, पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी हमले के लिए 3 फ्रंट खोलना। प्लान नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर दुश्मन को रौंदना। प्लान नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तान की करतूत को उजागर करना। देश के संप्रभुता के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ऐतिहासिक फैसला लिया। शास्त्री जी ने कहा कि इसका हल क्या है जनरल? वो कहने लगे जी ये इसका हल तो यही है कि हम एक और फ्रंट खोलें ताकि इनका डाइवर्ट हो जाए अटेंशन। तो उन्होंने कहा तो फिर खोलो, इसमें क्या है? कहते जी उसके लिए फिर हम जब इधर खोलेंगे तो ये जो एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो शास्त्री जी ने कहा करो क्रॉस। 6 सितंबर की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 4 एयरबेस पठानकोट, आदमपुर, हलवाड़ा, जामनगर और 3 रडार स्टेशन
अमृतसर, फिरोजपुर और जामनगर पर हमला बोला। अगली सुबह भारतीय वायुसेना की 3 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार थी। वायुसेना ने पाकिस्तान के रसद पहुंचाने वाली ट्रेन पर हमला किया। आसमान से वायुसेना दुश्मन पर आग बरसा रही थी, वहीं जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान को दबोचने के लिए रणनीति बना रही थी। फिरोजपुर, गुरदासपुर और अमृतसर बाघा में 3 फ्रंट खोलकर सेना आगे बढ़ी। जल्द ही सेना ने पाकिस्तानी सीमा के भीतर घुसकर लाहौर के पास एक रेल ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया। फौज की ये स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि हम वहाँ पे लड़ें जहाँ दुश्मन को फ़ायदा हो। स्ट्रेटजी तो ये होती है कि हम वहाँ पे लड़ें जहाँ हम सक्सेसफुल हो सकते हैं और दुश्मन को मुश्किल होगी। तो इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के बदले मेन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पंजाब में लड़ाई शुरू कर दी और उन्होंने बहुत दंदान शिकन जवाब दिया पाकिस्तान को। हम काफ़ी से ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। इस बीच 7 सितंबर 1965 संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांग 4 दिन की यात्रा पर रावलपिंडी पहुंचे। राष्ट्रपति अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ कई बैठकें की। यू थांग दोनों देशों के बीच शांति का मार्ग ढूंढने में लगी थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का मंसूबा लड़ाई जारी रखने और अमृतसर पर कब्जा करना था। उस वक़्त पाकिस्तान को ये ख्याल था कि वो काफ़ी से ज़्यादा सुपीरियर है हमसे मिलिटरीली। उनके पास अमेरिकन हथियार हैं, उनके पास लेटेस्ट वेपनरी है, हमारे पास पुरानी वेपनरी है, उनके एयरक्राफ्ट हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन एक बात यह है कि लड़ाई जो है वो वेपन से नहीं लड़ी जाती है आदमियों से। लेकिन जो डेडिकेशन, जो एक्सपर्टाइज, जो स्ट्रेटजिक थिंकिंग इंडियन आर्म फोर्सेस ने दिखाई, उससे पाकिस्तान की जो सारे जो इरादे थे वो नाकामयाब हुए। पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब भारतीय फौज लाहौर फतह करके देना चाहती थी। भारतीय सेना की 11वीं कोर ने 3 तरफ से अमृतसर, लाहौर, कालरा बरकी और लाहौर खेमकरण कसूर से लाहौर को घेरना शुरू कर दिया। आर्मी ने लाहौर की तरफ जो है अपने कदम बढ़ाए और 3 डिवीजन्स के साथ जो है एडवांस किया। और इचोगिल कैनाल, इसको पहले इचोगिल कैनाल कहा करते थे, अब BRB के नाम से मशहूर है शायद। तो उसके ऊपर एडवांस करके उस पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। फील्ड मार्शल अयूब खान को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि भारतीय फौज पाकिस्तान के सुरक्षा कवच इच्छुगिल नहर तक घुस आएगी। भारतीय सेना की 15वीं डिवीजन ने मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इच्छुगिल नहर पर कब्जा जमा लिया। लाहौर के घिरने का खतरा मंडरा रहा था।
अब राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत के खिलाफ दुनिया में दुष्प्रचार करना शुरू किया। प्रधानमंत्री शास्त्री पाकिस्तान की इस कूटनीति को भांप गए। शास्त्री जी ने दुनिया के सभी बड़े नेताओं को पाकिस्तान की करतूत बताने के लिए खत लिखा। पैंसठ की जंग उस मुहाने पे पहुंच चुकी थी जहां पे दोनों ही देश अब पीछे हटने को तैयार नहीं थे। पूरा इलाका धूल और धुएं के गुबार से ढक चुका था। दोनों ही देशों ने अपनी पूरी ताकत मैदान जंग में झोंक रखी थी और भारत की ओर से पाकिस्तान की इच्छोगिल नहर पर किया गया हमले से पाकिस्तान सहम चुका था। पाकिस्तान की सेनाएं अब दबे पांव हिंदुस्तान के खेमकरण तक घुसाई थी ताकि उधर लाहौर पे दबाव कम हो सके। 7 सितंबर खेमकरण। बॉर्डर से 5 किलोमीटर भीतर भारतीय क्षेत्र। खेमकरण पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। जब उन्होंने अटैक किया खेमकरण पे तो हमारा फर्स्ट मोटिव तो वहां था ही नहीं, तो उनको कोई अपोजिशन नहीं मिली वहां पे। एक आउटडेटेड शर्मन टैंक्स वाली रेजिमेंट थी वहां, वो सिर्फ उन्होंने जितनी रेजिस्टेंस वो पुट अप कर सकते थे वो की, एंड दे जस्ट वॉक्ड इन एंड दे ऑक्युपाइड खेमकरण। एक्चुअली जो उनको रेजिस्टेंस हमने दी दैट वाज एट असल उत्तर, एंड आई वाज विद द असल उत्तर ब्रिगेड एट दैट टाइम। भारतीय फौज ने खेमकरण को वापस लेने के लिए जोरदार लड़ाई लड़ी। खेमकरण से पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलने के लिए इच्छोगिल केनाल पर तैनात भारतीय फौज की 15वीं डिवीजन को वापस बुलाकर खेमकरण के मोर्चे पर तैनात कर दिया गया। पाकिस्तानी टैंकों की धूल खेमकरण से 7 किलोमीटर दूर असल उत्तर गांव की तरफ उड़ने लगी थी। तकरीबन 300 से ज्यादा पैटर्न टैंकों की घरघराहट से असल उत्तर कांप गया था। 8 सितंबर 1965 की सुबह पाकिस्तानी फौज की वन आर्मर्ड डिवीजन ने असल उत्तर पर धावा बोल दिया। युद्ध की लपेट से पड़ोसी गांव चीमा भी अछूता नहीं रहा। 9 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने जोरदार हमला किया। पैटर्न टैंक पर सवार पाक फौज अमृतसर फतह का मंसूबा पाले हर खतरे से बेखौफ आगे बढ़ रही थी। यहां इनके इस्तेकबाल में जनरल हरबख्श सिंह ने एक पुख्ता रणनीति तैयार की थी। रणनीति का नाम था हॉर्स शू। पूरी रात हमारे ऊपर फायर होता रहा, पूरी रात आर्टिलरी फायर करती रही, टैंक फायर करते रहे, पर कीचड़ के ऊपर वो आस्ता आस्ता फंसने शुरू हो गए। हमारे जो टैंक्स थे जो कि जैसे मैंने बोला उनकी क्षमता काफ़ी कम थी, पर बड़ी बहादुरी से हिस्सा लिया और उन्होंने काफ़ी टैंक्स पे मार की। और उसके अलावा हमारे जो सेंचुरियन टैंक्स थे वो हमारी जो रिजर्व ब्रिगेड आर्मर्ड ब्रिगेड से आ गए। तो जब सुबेरा हुआ तो हमको ऐसे लगना शुरू हो गया कि दुश्मन ने अपने टैंक्स जो हैं वो छोड़ के भागना शुरू कर दिया। तो ये 2-3 दिन की बड़ी घमासान लड़ाई हुई, 4 दिन की। और उसके अंत में जब हमने काउंट करने शुरू किए तो दुश्मन के लगभग 180 टैंक जो थे वहाँ से मिले, जो कि ऑलमोस्ट पूरी डिवीजन थी। 10 सितंबर 1965 भारतीय सेना दबाव में थी, लेकिन मुश्किल की घड़ी में भारतीय सेना का एक ऐसा जाबाज भी था जिसके रणकौशल ने खेमकरण के जंग के मैदान में पाकिस्तान के होठ फाख्ता कर दिए, जिसके सटीक निशाने और बुलंद हौसले के आगे पस्त हो गया पाकिस्तान, जिसकी बेमिसाल बहादुरी ने खोद डाले पैटर्न टैंकों के गब्र का।
उस टैंक को जिसे पाकिस्तान ही नहीं अमेरिका भी अभेद्य मानता था, जिसने एक को नहीं बल्कि 7 टैंकों को किया नेस्तनाबूद। अपनी फौलादी इरादों के साथ दुश्मन के टैंकों को आग के गोले में बदल देने वाले वो बहादुर थे 4थी ग्रेनेडियर के हवलदार परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, जिसने देश की सलामती के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। उनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। एक वक्त ऐसा आया कि जैसे कि कच्चा धागे से कोई भारी चीज़ लटकी हुई हो ना, कि हमारा डिफेंस की वो हालत हो गई थी कि कब ये धागा टूट जावे और कब ये हमारे ऊपर चढ़ जाए। उस वक्त जो है अब्दुल हमीद ने लगातार एक के बाद दिगरे फटाफट 3 टैंक मारे उसने। परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद ऐसे अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करना चाहते हैं। यहाँ पर ये केवल चिर निद्रा में लीन नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्रतिमान हैं जो लोगों को हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। असल उत्तर में दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर छंब में पाकिस्तान की सेना का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। जरूरत थी पाकिस्तान की नब्ज को पकड़ने की, जरूरत थी पाकिस्तान को अंदर तक झकझोर देने की, और इस कोशिश में भारतीय सेना ने एक फैसला किया और सियालकोट में एक नया मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान का गुरूर शिकस्त खाने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ छंब पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 8 सितंबर 1965 छंब पर दबाव कम करने और पाकिस्तान को घुटने टिकवाने के लिए भारतीय सेना की 1 कोर डिवीजन ने सियालकोट पर हमला बोला। और दुश्मन के खेमे में दहशत पैदा कर दी। The whole pressure was at Chamzoria. So this was opened up in Sialkot sector. So रात को हमारे सीओ साहब ने और सबने ब्रीफ किया कि हमारा है महाराज के टाउन जो रेंजर का ट्रेनिंग सेंटर था, वो एमएमजी के हम बहुत क्लोज पहुंच गए। तो हमारे 2 जवान केरला के थे, उन्होंने हैंड ग्रेनेड लिए और वो एमएमजी के ऊपर फेंक दिए, तो एमएमजी डिस्ट्रॉय होगी। फिर पूरी एक बटालियन हमारी उठ के फिर